दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। हम लोग पिछले 6 से 7 लेक्चर में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, जिसमें से अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज अंतिमवा क्लास है, आज अपना संवैधानिक विकास पूरा हो जाएगा। तो भारत का संवैधानिक विकास जो आप 15-16 घंटे में पढ़े, उसको अब जो है दोबारा सुनिएगा। मटेरियल जब आपको देंगे तो उसको उसके बाद रीड करिएगा इस चैप्टर का, और उसके बाद जो है परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को मिला के देखिएगा। आपको लगेगा कि ये बेहद आसान है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, हेडिंग दीजिए कैबिनेट मिशन 1946। आपको नहीं देना है, हम चूंकि क्लास नया शुरू किए हैं इसलिए। कल हम लोग इस पर एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रोविजन था, क्या क्या जोगवाइयां थी, क्या क्या प्रावधान था। तो हेडिंग दीजिए प्रावधान। सबसे पहला पॉइंट कहा कि भारत एक संघ होगा। शब्द पकड़िएगा, फिर लिखिएगा। इंडिया एक यूनियन होगा। इसीलिए हम आर्टिकल 1 में कहे कि यूनियन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा। ये हम लोग बाद में व्याख्या करेंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रजवाड़े शामिल होंगे। माने कुल मिला के क्रिप्स मिशन से जो हम लोग गीत गा रहे हैं वही गाना अभी भी चल रहा है, इनको शामिल किया जाएगा। तो लिखिए इस चीज को, भारत एक संघ होगा जिसमें भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों सम्मिलित होंगे। अब ये जो संघ होगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर 2 स्तर वाली सरकार जो अभी है, एक केंद्रीय सरकार और एक गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुने हुए लोगों के द्वारा राज्य की सरकार। तो ये 2 प्रकार की सरकारें होंगी। तो इसमें पहली बार कहा गया कि केंद्र किन किन चीजों को देखेगा। कहा केंद्र जो है वो देखेगा विदेश मामले। पहले समझिएगा, केंद्र देखेगा प्रतिरक्षा मामला, डिफेंस, और केंद्र देखेगा संचार मामला। इसका मतलब ये हुआ कि कैबिनेट मिशन हमको एक कमजोर केंद्र बनाने की ओर जा रहा था। इन 3 मुद्दों को छोड़कर बाकी चीजों पर जो है कानून प्रांत ही बनाएगा। इसका मतलब कि वो ऑस्ट्रेलिया बनाना चाह रहा था भारत को, ऐसे समझना है। लिखिए इस चीज को, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार साधन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होगा, और संचार साधन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होगा। अब सुनिए क्या कहा। कहा कि इन विषयों को चलाने के लिए कहा ही गया है, फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप प्रशासन ही नहीं कर पाइएगा।
तो फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन तीनों का प्रशासन चलाने के लिए मनी चाहिए, तो राजस्व कहां से आएगा? तो इसके लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए संघ जो चाहे वो कानून बना सकती है। तो लिखिए इसको, इन विषयों के लिए राजस्व एकत्रित करने की शक्ति केंद्र के हाथों में निहित होगी। अब कहा कि इन तीन विषयों के अतिरिक्त अब जो भी मुद्दे हैं, याद करिए 1935 के एक्ट को भी कमजोर कर दिया, क्योंकि 1935 के एक्ट में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची था और अवशिष्ट सूची वायसराय के हाथों में था। यहां कहा कि नहीं, इन तीन को छोड़कर अब कोई सूची ही नहीं है, जितने भी अन्य विषय हैं प्लस जो अवशिष्ट सूची है वो प्रांतों के हाथों में होगा। यानी कि एक मजबूत प्रांत की कल्पना की गई, ना कि एक मजबूत केंद्र की कल्पना की गई। लिखिए इसको, संघीय विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषय, संघीय विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषय तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी, प्रांतों में निहित होगी। अब इतनी बात को देसी रजवाड़ा कैसे मानेगा, यहां आप लागू कर सकते हैं। तो कहा कि देसी रियासत जो विषय या शक्ति चाहेगा केंद्र को सौंपने, केंद्र उस पर कानून बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये तीन पर देसी रियासत भी कोई बात नहीं करेगा, ये तो संघ ही देखेगा, चाहे आप उसमें शामिल होइए या नहीं होइए। आपको याद होगा कि डोकलम के मामले पे, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा करंट को जानने के लिए आपके पास पुराना चीज पता होना चाहिए। डोकलम के मामले पर हम जाकर के खड़े हो गए, जबकि डोकलम विवाद भूटान से संबंधित, तो भूटान की रक्षा करने हम पहुंच गए, तिब्बत की रक्षा क्यों नहीं करने पहुंचे? क्योंकि तिब्बत के साथ हमारा ऐसा कोई करार नहीं। भूटान के, जबकि भूटान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन भूटान की विदेश नीति, रक्षा नीति और संचार नीति, ये उनके साथ अपना करार है, ये भारत सरकार तय करती है। तो उसी तरह हम तो भूटान के साथ भी अगर समझौता किए कि तुम रक्षा कहोगे करने, तो विदेश और कम्युनिकेशन तो हम ही तुम्हारा देखेंगे, तो इन देसी रजवाड़ों को ये कैसे दे देते? इसलिए देसी रजवाड़े को ये तीन तो मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो कोई अन्य विषय सौंपना चाहे केंद्र को तो सौंप सकता है। और जब आएंगे पढ़ाने के लिए आपको संविधान का प्रस्तावना, तो देखिएगा उस समय यही एग्जाम्पल देके समझाएंगे कि स्वतंत्रता और संप्रभुता में क्या अंतर है, फ्रीडम एंड सोवेरेनिटी में क्या अंतर है। बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाएंगे। लेकिन अभी समझिएगा कि इसी कारण से भूटान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, क्योंकि उसके ये तीन मुद्दों को हम लोग देखते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन वह संप्रभु राष्ट्र नहीं है, क्योंकि कानून बनाने की अंतिम शक्ति ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ब्रिटेन की महारानी उस पर हस्ताक्षर करती है, जबकि उनको वीटो नहीं है, लेकिन फिर भी वो साइन करती हैं, तब जाके वहां कानून लगता है। यही है स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर, कि निर्णय लेने की अंतिम शक्ति भारत में
वी द पीपुल ऑफ इंडिया के पास है, इसलिए हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। लेकिन भूटान के इन 3 मुद्दों पर वी द पीपुल ऑफ, ना तो भूटान है और ना तो डिसीजन ऑफ किंग है भूटान का। ये 3 मुद्दे भारत देखेंगे। यह एक प्रसंगवश बताए, हम लोग पुराने टीचरों के यही समझो मैंने प्रॉब्लम है कि जहां पहुंचेंगे उसका जड़ बता के ही बाहर निकलेंगे। तो ये कैसे देसी रजवाड़े डील करेंगे, नहीं कर सकते हैं। लिखिए इस बात को, देसी रियासत जो विषय और शक्ति संघ को सौंप दे, उसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर देसी रजवाड़े कानून बनाएंगे। देसी रजवाड़े कानून बनाएंगे या देसी रियासत कानून बनाएंगे। अगला प्रावधान क्या कहा सो सुनिए। संघ की अपनी एक कार्यपालिका होगी। आज भी इसीलिए पढ़ रहे हैं हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। आज भी भारत संघ की एक अपनी कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का समूह। और महान्यायवादी को मत भूलिएगा, सीएजी कार्यपालिका में नहीं आता है। अगर आप बेयर एक्ट को बढ़िया से देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, संविधान में जो हेडिंग लगाया हुआ है वहां पर जाके पढ़िएगा कार्यपालिका, तो पहले आएगा राष्ट्रपति, उनका आर्टिकल, फिर आएगा उपराष्ट्रपति, उनका आर्टिकल, फिर आएगा मंत्री परिषद, उनका आर्टिकल, उसके अंदर प्रधानमंत्री का वर्णन होगा। और महान्यायवादी के बाद अगला अध्याय 2 शुरू हो जाता है। यह अध्याय 1 खत्म हो जाता है, भाग 5 के अंदर संसद शुरू हो जाता है। तो और 148 आर्टिकल में जाकर के अपने को मिलता है सीएजी। 79 से ही हम शुरू कर देते हैं पढ़ना संसद। इसीलिए कार्यपालिका आज भी केंद्र की है और केंद्र के कार्यपालिका के सदस्य में क्रिस्टल क्लियर रहना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों का समूह। अब महान्यायवादी को मत भूलिएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो आज भी संघ की अपनी एक कार्यपालिका है, तो उस समय भी थी, और अपनी एक विधायिका है। तो कहा कि संघ की अपनी एक कार्यपालिका और विधायिका होगी, लेकिन इसमें शामिल कौन होंगे? तो ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासत, इससे मिलकर बनेगा। लिखिए, संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी राज्यों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, देसी राज्यों के प्रतिनिधियों के माध्यम से या प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगा। चलिए, अभी हम लोग प्रावधान ही पढ़ेंगे। ये तो गप हो गया कैबिनेट मिशन के तहत। किसका गप किए इतना देर तक? इतना देर तक गप किए अंतरिम सरकार जो बनेगा, कैबिनेट मिशन के तक कहने पर जो कि अंतरिम सरकार बनेगी जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनेगा, ये उसकी बात के लिए इतना पढ़े, क्योंकि संविधान सभा का गप कहाँ हुआ? ठीक है ना? ये बात अलग है कि संविधान सभा को ही विधायिका मान लिया जाएगा, लेकिन यहाँ अलग बात कह रहा है कि देश को चलाने के लिए जब तक कोई नई व्यवस्था ना हो जाए, कैबिनेट मिशन ये इशारा किया है, जब तक कोई नई व्यवस्था ना हो जाए तब तक संघ जो है यूनियन ऑफ इंडिया वो किसके द्वारा होगा, चलेगा? कार्यपालिका और
विधायिका के द्वारा। और जब तक कोई नई व्यवस्था ना हो जाए तभी तक संघ को ये 3 चीज मिलेगा, रक्षा, विदेश और संचार। हम लोग ये पढ़ रहे थे। अब संविधान सभा की बात करें तो लिखिए, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, कल पढ़ ही चुके हैं, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि से, देशी रियासतों के प्रतिनिधि से मिलकर बनेगा, मिलकर बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के जो प्रांतीय विधानमंडल हैं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहां आएंगे और देशी रियासतों से जो नामांकित किए गए लोग होंगे, नॉमिनेटेड, वो चुनकर आएंगे। अब पहले तय किया गया था कि इनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अब तय किया गया कि नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो लिखिए, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। अब याद करिए कि क्रिप्स या कैबिनेट मिशन में क्या हुआ, कहा गया था कि जिस विधानसभा के पास जितना सीट होगा उसके 1/3 मेंबर वहां से चुनकर आएंगे। जरा ये बताइए, बंगाल से संयुक्त प्रांत की आबादी थोड़े ज्यादा हो जाएगी, जबकि बंगाल तो कटते कटते उड़ीसा बिहार सब अलग हो चुका है, 250 वहां पे मेंबर है, तो ये रैशनल नहीं था। इसलिए यहां पर उसमें सुधार किया गया और कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर 1 सीट बनेगा। तो अब अगर आपके विधानसभा में 250 सीट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आबादी जो है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 50 लाख हो, तो आपको 5 ही सीट मिलेगा। तो रैशनल हो गया, क्योंकि अब वी द पीपुल ऑफ इंडिया के आधार पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो लिखिए, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था की गई। तो पहले यह तय किया और उसके बाद जिन प्रांतों की जो आबादी थी उसको 10 लाख से भाग लगा के, अब फिर ध्यान रखना है कि वही भाग लगाने के बाद अगर 0.5 से ज्यादा आ जाएगा तो उसको 1 सीट दे दिया जाएगा, अब 0.5 से कम आ जाएगा तो उसको सीट नहीं दिया जाएगा। तो लिखिए, प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। लेकिन जब आप मेंस का आंसर लिखने जाएंगे, हाउ टू राइट, हम तो हमेशा कमेंट करते हैं बिना फैक्ट्स के, हाउ टू राइट मतलब पेट में भोजन नहीं है, लेकिन सारे सामान का स्वाद बताते हैं कि देखो ऐसा होगा, गोलगप्पा खाए नहीं है।
तो फैक्ट सुनिएगा, जब आपको कहेगा कि संविधान सभा की आलोचना किस आधार पर की जाती है, या वे कौन कौन से विशेषताएं थी संविधान सभा की जिसके कारण उस समय उसकी आलोचना की गई। सबसे पहला कारण यह था कि यहां से लोग नॉमिनेटेड थे, संविधान बन रहा है तो यहां भी चुनाव होना चाहिए था। लेकिन फिर जब उसका महत्व बताएंगे तो कहीं ये देसी रियासत के रजवाड़े कर देते तब हम भारत में आएंगे ही नहीं। एक बार संविधान तो बनने दो, उसके बाद तो आना ही पड़ेगा। लेकिन जब आलोचना करने कहेगा तो यही कहेंगे पहला कि यहां से मनोनीत सदस्य थे, इसलिए हमारी संविधान सभा पार्शियली इलेक्टेड, अंशतः निर्वाचित, अंशतः चुटायल और पार्शियली नॉमिनेटेड, अंशतः मनोनीत थे। ये पहला हुआ। दूसरा, जब कहे कि आलोचना, तो यहां भी जनता कहां चुना। आज अगर हम लोगों में से, मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन आज भी अगर हम लोगों में से कई लोग राज्यसभा के निर्वाचन प्रणाली पे प्रश्न उठा देते हैं कि अरे हम कहां चुनते हैं, एमएलए चुनता है, तो जरा ये बताइए, तो यहां भी तो वही बात हुई कि उस राज्य की जनता ने नहीं चुना, उस राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुना। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से लोग चुनकर आए। और जो विधानसभा में चुने गए थे वो तो खुद 13-14% आबादी से चुने हुए लोग थे, वही कौन से सारे लोगों से चुनकर आए थे कि उनकी बात मान ली जाए। देख रहे हैं। और तीसरा जो अब लिखाने जा रहे हैं, हर वर्ग के लोगों ने अपने वर्ग को चुनकर भेजा, यानी कि यहां जो है प्रांतों से जो चुनकर आएगा, तो जो मुस्लिम के लिए सीट निर्धारित होगा अगर 2, तो विधानसभा में अगर 10 मुस्लिम विधायक होंगे तो वही 10 मिलकर उस 2 को चुनेंगे। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव हुआ था। तीसरा आलोचना। लेकिन जब हम इधर खड़े हो जाएंगे इसको काउंटर कर देंगे कि दिमाग आदमी का सही होना चाहिए। हमारे संविधान सभा में चुनकर जो गए थे अलग अलग वर्गों से, तो आज उसी का परिणाम है कि हमारे पास एक इतना अच्छा संविधान बनकर है, क्योंकि हम सभी वर्गों की समस्याओं को इसलिए समझ पाए कि उसमें हर वर्ग से लोग चुनकर आए थे, और हर वर्ग के लोग चूंकि अपने वर्ग के प्रति उत्तरदायी थे, तो जब संविधान में कोई बात रखा जाता था तो उसमें अगर उनके वर्गों का कोई नुकसान हो रहा हो तो वो अपनी बात कहने लगते थे। इसलिए हम ला पाए समानता का अधिकार, ऐसे समझिएगा, इसलिए हम ला पाए स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या देख रहे हैं, पहले गोलगप्पा खाइए फिर हाउ टू राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखिए इस बात को, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि, अभी जो बताए, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों के द्वारा, अपने समुदाय के सदस्यों के द्वारा चुने जाते थे। यहां तो कहिए चुने जाने थे। वो समुदाय क्या था, तो एक था सामान्य, जिसमें अनुसूचित जाति को और जनजाति को आरक्षण मिला था। दूसरा था मुस्लिम, ये हो गया सांप्रदायिक आधार। और एक नहीं कहना है, ये सिख भी जो चुनकर गया तो यह भी एक सांप्रदायिक ही आधार हुआ कि अगर ये हिंदू हैं तो इनको यहां से आना चाहिए, और अगर ये हिंदू नहीं है तो फिर इनका सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया, इनको भी दिया गया है, यह भी गप करना है हमको। तो ये 3 वर्गों से लोग गए थे। लिखिए इस चीज को, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि, नहीं लिखिए मान्यता प्राप्त समुदाय थे। सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब कितने सीट निर्धारित किए गए संविधान सभा के, तो 389 किए गए। लिखिए तो, संविधान सभा के
कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया। अब सुनिएगा, अगर आपसे उस समय एक प्रश्न पूछ दे कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इस समय भारत की आबादी लगभग कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा कि एक चुटकुला है कि एक आदमी को कहा गया कि भाई इस चीज को जोड़कर बताओ, 4 + 4 + 4 + 4। तो इतनी बार जोड़ने से तो अच्छा नहीं कि 4 × 4। स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि अब 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 ही नहीं करना है। तो अभी ना पढ़े 10 लाख की आबादी पर एक सीट होता था, तो 389 को 10 लाख से गुना करिएगा तो 38.9 करोड़ आएगा, यानी भारत की आबादी लगभग 39-40 करोड़ थी। अब इसका मतलब ही नहीं है कि अब हर 10 साल पे रखना शुरू करिए कि 51 में आबादी कितनी थी तो 61 में आबादी कितनी थी। यह आपका IQ टेस्ट हो रहा है। इससे आपके उन दो चीजों को समझ लिया वो क्वेश्चन सेटर कि 10 लाख पर एक चुने जाने थे, ये मालूम है कि नहीं, और 389 सदस्य थे कि नहीं, ठीक ना। तो 39 करोड़ के आसपास समझना है, उसमें भारत की आबादी होगी। चलिए अगला, अब इसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने चुनकर गए? तो 296, और देसी रियासत से कितने चुनकर गए? तो 93, 639। बीपीएससी का जब आप तैयारी करिएगा तो बीपीएससी के मेंस में स्टैटिस्टिक्स आता है, स्टैट। सौभाग्यवश कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए, 2000 के आसपास वही स्टैट यूपीएससी में भी पहले आता था, अब तो स्टैट नहीं आता है। तो आर्ट्स के लड़के प्रीलिम्स पास कर जाते थे, उसके बाद उनको स्टैट में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आपके तोमर सर 2000 ईस्वी में जब अपना कैरियर शुरू किए थे तो उनको दिल्ली में पढ़ाने के लिए सबसे पहला लेक्चर स्टैट का ही मिला था, जीएस में। इतना मतलब कि मजबूत से मिला था कि बाहर हो जाए मार्केट से। और आपके तोमर सर बाद में हालांकि किताब दोबारा नहीं पब्लिश किए, 2002 आते आते सांख्यिकी एक समग्र अवलोकन करके, बाद बाकी लोग जो छापे हैं किताब अभी नेशनल लेवल पे सब मेरा ही वो हेडिंग कॉपी किए हैं। सांख्यिकी एक समग्र अवलोकन एकदम जो है लाल कलर का उसका टाइटल होता था, 2002 में रजनीश सिंह तोमर के नाम से हम छापे थे 2 साल के अंदर। तो ये स्टैट का सवाल है अगर देखा जाए तो, जो आपको एक चार्ट वाला सवाल आता है। सवाल में हमेशा कुछ घुमाएगा, कहेगा कि एक स्कूल की आबादी इतनी है, इतने बच्चे हैं, उसमें इतने डे स्कॉलर हैं, अब बाकी जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, इसका नाम नहीं लिया। तो एकदम 3 मिनट में कैसे बनाना है वो हम सिखाते थे। फिर कहता था डे स्कॉलर में इतने बच्चे साइंस के थे, शेष सभी जो है 11वां 12वां का बोल करके शेष सभी आर्ट्स ले लिए थे। साइंस लेने वाले बच्चों में इतनी लड़कियां थी, नाम संख्या लिख देगा, बाकी सभी लड़के थे। ऐसे करके इतना बड़ा एक बना देगा आपको चार्ट और कहेगा कि इसको जरा सा आप सॉल्व करके बताइए। तो आपके सर उसको 2.5 मिनट भी नहीं लगने देते थे, सॉल्व करके बता देते थे। और उस पर 40 से ज्यादा सवाल हम सॉल्व किए थे जो परीक्षा में आया था उस किताब में। तो ये बस स्टैट का सवाल है, देखते रहिए। हम लोगों को एक कथन आता था स्टैट में कि ये सही है कि गलत, तो उसमें स्टेटमेंट लिख देता था कि बिस्तर पर लेटना खतरनाक है क्योंकि 99% लोग बिस्तर पे ही मरते हैं। अब इसका स्टैटिस्टिकल आंसर दीजिए। क्वेश्चन कहता था कि एक सड़क दुर्घटना में पता चला कि बीच में लोग कम मरते हैं, किनारे में ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो बीच में चलना जो है सुरक्षित है। तो हम लोग आपसे कम भारी भारी सवाल नहीं फेस किए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब जो है
इस ब्रिटिश भारत में याद करिए गवर्नर और कमिश्नर प्रांत हुआ करता था। तो कितने लिखिए, ब्रिटिश भारत में याद करिए 11 गवर्नर प्रांत हुआ करता था। ब्रिटिश भारत में 11 गवर्नर प्रांत से 292 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य चुने गए थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, जो कमिश्नरी क्षेत्र था, उससे 4 लोग चुने गए थे। अब जरा देखें कि ये जो गवर्नर प्रांत था 292, इसमें कहां से कौन कितने लोग चुने गए थे। इसको एक बार फिर से आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसके लिए एक बार रिवीजन कराते हैं और चार्ट बनाते हैं फिर से। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में ब्रिटिश भारत से 296 और देसी रियासत से 93 लोग चुने गए थे। ब्रिटिश भारत से 2 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन था। गवर्नर प्रांतों से 292 मेंबर और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4। जब आएंगे आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाने, तब आपको इस 4 का, ये चीफ कमिश्नर का कैसा प्रशासन था वो बताएंगे। आज के डेट में बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक तरह का यूनियन टेरिटरी था। जैसे आज यूनियन टेरिटरी काम करता है, वैसे ही केंद्र जो है वहां से वायसराय कमिश्नर को भेजता था और वहां पर शासन चलता था। और जो गवर्नर प्रांत होता था वहां पे विधानसभा होती थी, यहां पे विधानसभा नहीं होती थी, ऐसे समझना है। अब ये जो गवर्नर प्रांत है, इसमें मद्रास से कितने लोग चुनकर गए थे। उस समय मद्रास का मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आज का तेलंगाना भी। लिखिए, इनमें मद्रास से 49, बंबई से 21। गुजरात के लड़कों के लिए एक बेहतरीन इसमें है कहानी। उस समय बंबई राज्य के अंदर ही गुजरात आता था, तो महाराष्ट्र और गुजरात की आबादी को मिला दिया जाएगा तो मद्रास से कम नहीं होगा। फिर 21 क्यों? तो भाई जूनागढ़ यहीं था उस समय। सौराष्ट्र के जो राजा मिल करके संघ बनाए थे, वो यहीं से न भेजे होंगे नॉमिनेटेड। ऐसा ही कहानी महाराष्ट्र में भी कई जगह हुआ होगा, इसलिए ये बंबई के अंदर ये जो है कम है। ठीक है, अगला लिखिए, संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य। अब भाई हमारे गृह राज्य से कितने थे? बिहार से 36 सदस्य, मध्य प्रांत से, मध्य प्रांत का मतलब मध्य प्रदेश जो आज का है, 17 सदस्य, उड़ीसा से 9 सदस्य, पंजाब से, उस समय पंजाब अगर कहा जाए तो लाहौर वाला क्षेत्र भी 11 सदस्य, नॉर्थ वेस्ट
फ्रंटियर से, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से 3 सदस्य, सिंध से 4 सदस्य, बंगाल से 60 सदस्य और असम से 10 सदस्य। अब आपको एक एक याद करने के लिए चार्ट नहीं पढ़ाए। दरअसल अगर यहां से ऐसे प्रश्न पूछे, अभी खाली इतने को फोकस करके आईएएस वाला प्रश्न बना रहे हैं, फिर इसको भी बनाएंगे। अगर प्रश्न कहे कि गवर्नर प्रांत से चुने गए सदस्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा में गवर्नर प्रांत से सर्वाधिक, संयुक्त प्रांत से। डेटा नहीं याद करना है आपको, एक इस डेटा से मोटा मोटी बात दिमाग में सेट कर लेना है कि नहीं बंगाल से गए। पहला हो गया स्टेटमेंट, चूंकि हम अभी इतने से बना रहे हैं, अभी और बड़ा बनाएंगे तो और बड़ा स्टेटमेंट देंगे। और दूसरा कहेंगे, देख लीजिए इसमें कैसे, दूसरा इसको पकड़ लेंगे कि गवर्नर प्रांत में से सर्वाधिक न्यूनतम लोग सिंध क्षेत्र से चुनकर आए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से चुनकर आए थे। ये जो है ठीक है। अभी देखिए बता देते हैं, इसी को बदल देते हैं स्टेटमेंट। उस समय के गवर्नर प्रांत से सबसे कम संख्या में जो सदस्य प्रांतों से चुनकर आए थे, वे जो दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाए, सभी अभी पाकिस्तान में हैं। देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध, ये दोनों दहाई तक नहीं पहुंच पाया था 2 डिजिट में, ये दोनों अभी कहां है? पाकिस्तान में है। आपको इसलिए जो है इस तरह से हम आपको बताएं। 11 का 11 गवर्नर प्रांत बता दिए, ठीक है ना। अब आइए चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जब ये बताएंगे ना तब जाकर के आपको बड़े प्रश्न हम बना के दिखाते हैं कि संविधान सभा की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब चीफ कमिश्नर क्षेत्र में दिल्ली से 1, लिखिए आगे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र में दिल्ली से 1 चुने गए। अब सुनिएगा, अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों को उस समय मेरवाड़ा कहा जाता था। तो अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था, वहां से 1 लोग चुनकर आए। और कुर्ग जिला याद करिए, तो कुर्गा डिस्ट्रिक्ट जो आज है, तो उस समय वह एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, वहां से 1 चुनकर आए। और ये देख लीजिए, जो बार बार कहते हैं ना कि बलूचिस्तान प्राकृतिक रूप से पाकिस्तान का भाग नहीं है, ब्रिटिश बलूचिस्तान से 1 चुनकर आए थे। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे ब्रिटिश भारत और देसी रियासत बटा ना, वैसे बलूचिस्तान पर 2 तरह का कब्जा था। कुछ एरिया पर ब्रिटिशों का कब्जा था और एक आध वहां पे देसी रियासत थे, वहां से चुनकर आए थे। ये है आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सेंट्रल लेवल के लड़के जो अभी हमारे इस क्या कहते हैं चैनल पे राजस्थान से जुड़े हैं, उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, वो टिक मार देंगे, क्योंकि राजस्थान का इतिहास, भूगोल, वहां की राज्य व्यवस्था आपको ज्यादा मालूम होगा। अगर आपसे एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का निम्न में से वो कौन सा क्षेत्र था जहां से चीफ कमिश्नर क्षेत्र से लोग चुनकर आए थे संविधान सभा में, अजमेर मेरवाड़ा भी दे दे, बीकानेर भी दे दे, तो आपको लगने लगेगा कि वहां तो चीफ कमिश्नर नहीं था। राजस्थान का लोग जानता है कि वो देसी रियासत था, लेकिन बाहर से लोगों को लगने लगेगा
कि कहीं ऐसा तो नहीं था और दो चार और उठपटांग जो है इधर उधर से नाम रख दे, तो आप नहीं समझ पाएंगे बाहर के लड़के। ये जो है, अब आइए आईएएस का एक रैशनल क्वेश्चन दिखाते हैं कि इसको कैसे पूछा जा सकता है। कहेगा संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण भारत की तत्कालीन जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ठीक तो है, 10 लाख आबादी पर एक सीट, ठीक है ना। संविधान सभा में सीटों की संख्या, भाषा बदल देते हैं, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई थी। और बढ़िया करते हैं, न कि प्रांतीय विधानमंडल में चुने हुए सदस्यों की संख्या के आधार। एक हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, संविधान सभा में 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत सदस्य थे। हो गया। तीसरा, अब सुनिए, हम तीसरा स्टेटमेंट गलत करेंगे। संविधान सभा में गवर्नर प्रांत से सर्वाधिक संख्या में संयुक्त प्रांत से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। और चौथा सुनिएगा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या बराबर थी। देख लीजिए, एक 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 चार्ट इसलिए लिखा है, कभी मत सोचिएगा कि ये चार्ट हम कोई आपको रखने के लिए लिखे हैं, तो चुने गए थे। ये देख लीजिए, ठीक है, सबों की संख्या बराबर थी। ये था आपका संविधान सभा के बारे में। अब इसके बारे में एक लाइन लिखिए। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत था जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत था जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ। अब एक चार्ट बनाते हैं कि ये जो संविधान सभा का गठन हुआ था, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं पीटी के लिए नहीं कर रहे हैं। अब जो ये चार्ट बता रहे हैं, इससे आपको मेंस का आंसर लिखने में मदद करेगा। तो संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, किस समुदाय से कितने लोग चुनकर गए थे, जरा इसको देखें। लिखिए, संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, क्रम संख्या, समुदाय और प्रतिनिधियों की संख्या। एक, हिंदू समुदाय से कितने लोग, तो 163। दूसरा, मुस्लिम समुदाय से कितने लोग, तो 80। तीसरा, अनुसूचित जाति से कितने लोग थे, 31। भारतीय ईसाई कितने थे, 6। एसटी को पिछड़ी जनजाति बोल करके वो लोग शामिल किए थे। लिखिए, पिछड़ी जनजातियां कितनी थीं, 6। सिख कितने थे, 4। एंग्लो इंडियन कितने थे, 5।
3। ठीक है, 296 होना है, क्योंकि देसी रियासत से क्या मतलब है, तो कौन भेजेगा? 3 आदमी घट रहे हैं। पारसी कितने थे? 3। हर वर्ग को, सुनिएगा, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला था संविधान बनाते समय, इसलिए इतना मैच्योर संविधान बन पाया। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जो आंकड़ा लिखा है इससे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेगा? तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए, यहां से निकाल कर बताएं। कहेंगे संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन पहचाने। ए, देखिएगा, हम ये 2 टच ही नहीं करेंगे। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य समुदाय के आधार पर तीसरे सबसे बड़े संख्या के रूप में शामिल हुए थे। देखिए, थर्ड थे। दूसरा, संविधान सभा में भारतीय, ईसाई और पिछड़ी जनजातियों के सदस्यों की संख्या समान थी। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, हम थोड़ा घुमा देते हैं। तीसरा, सी गलत करते हैं। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन और पारसी सदस्य दोनों मिलकर सिखों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व रखते थे, जबकि दोनों मिलकर के तो ज्यादा रखते थे। तब एक आसान सा डी लिख देते हैं कि संविधान सभा में हिंदू सर्वाधिक थे। अरे तो थे ही, जब वर्गीय मताधिकार होगा तो, और जब सांप्रदायिक आधार पे चुने जाएंगे तो। इसलिए ये चार्ट आपको बना के दिए कि डेटा नहीं पूछेगा, कुछ और पूछेगा। ये था आपका कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ। अब सुनिएगा, ये तो डेटा है। अभी चुनाव कहाँ हुआ है? आपके मन में उत्सुकता होगा कि जरा सर ये भी लिखा दें कि कौन कौन चुन कर आए थे। अरे वो तो इतना लिखाएंगे ना संविधान निर्माण के समय, अगला चैप्टर तो वही होगा ना, संविधान निर्माण। जरा देखिएगा कि अजमेर मेरवाड़ा से कौन चुन कर आया, उसका भी नाम बताएंगे आपको। तो इसीलिए अभी अपने को इतिहास में भी लेके चलिए, तो चुनाव कहाँ हुआ है? अभी तो आप कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं। अब जरा देखें कि कैबिनेट मिशन में जो कहा गया अंतरिम सरकार, वो क्या था। सेकंड नंबर दीजिए हेडिंग, कैबिनेट मिशन के प्रावधान के बाद, या तीसरा नंबर अगर आ रहा हो तो तीसरा दीजिएगा, अंतरिम सरकार के बारे में जानिए। तो सबसे पहला तो यही बनता है कि सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कब किया गया। ठीक है ना, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कब किया गया? पीठ हिला करके याद नहीं करना है। संविधान सभा के लिए इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव जून जुलाई में हुआ था। तो रिजल्ट आने के बाद न बुलाएगा किसी को, क्योंकि संविधान सभा में से ही ना लोग आएंगे सरकार में, क्योंकि उसको संसद का दर्जा देंगे आगे। तो 1 अगस्त 1946 को आमंत्रित किया गया सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो लिखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। ये पहला था। दूसरा, 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सरकार की घोषणा की गई। अभी घोषणा हुई, ध्यान दीजिएगा, इस तारीख को आमंत्रित किया गया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को यह बना है। देखिए 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ध्यान दीजिएगा, सरकार का मुखिया आजादी के बिना तो वायसराय ही होगा, इसलिए लॉर्ड वेवेल इसके अध्यक्ष बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू को इस अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया। लिख लीजिए, इसका अध्यक्ष या इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब 2 प्रश्न उठता है। पहला कि जिस समय अंतरिम सरकार की स्थापना की गई उस समय उसमें टोटल मेंबर कितने थे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पूछ रहे हैं, तो 13 थे, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले इसमें शामिल होने से मना कर दिया। जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल होने की बाद में घोषणा करेगा तो इसकी संख्या 15 हो जाएगी। 2 नहीं आया मुस्लिम लीग से, 4 जो पहले गठन किया गया था उनको निकाला गया और 6 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। यानी 15 में उसका कहना था कि हमको मेरी आबादी के हिसाब से दोगे कि सीट जितना है उसका हमको उतना प्रतिशत तो ही हम शामिल होंगे। तो तब जाकर के मुस्लिम लीग इसमें फिर से शामिल हुआ। लिखिए, प्रारंभ में इसमें 13 सदस्य थे और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था। छब्बीस अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुआ। तो टोटल 5। अगर बीच बीच में वो मान लीजिए कि नेट का कुछ तकलीफ आएगा तो हम रिपीट कर देंगे। तो अब सुनिएगा, 15 टोटल, फिर से रिपीट कर देते हैं, 15 टोटल मेंबर थे। बाद में पहले 13 थे और मुस्लिम लीग को हम कह रहे हैं 5 सीट मिला, तो पहले से जो 3 थे उनको हटाया गया। वो कौन कौन थे? तो लिखिए, तो परिषद के 3 सदस्य सैयद अली जहीर, सैयद अली चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां, सर सफात अहमद खां को मंत्री परिषद से हटाकर मुस्लिम लीग के सदस्यों को, ऐसे लिखिए, 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुस्लिमों की संख्या में वृद्धि, ठीक ना, ये 2 के जगह पर अगर उनके 2 आएंगे तो संख्या में नहीं वृद्धि हुआ, ये 1 और 2, संख्या में वृद्धि 3 ही हुआ। और अभी बता देते हैं जोगेंद्र मंडल जी को उनमें भी तो लेना पड़ेगा जो हिंदू होंगे, तो जोगेंद्र मंडल जी को शामिल किया गया, इसलिए 2 ही फाइनली बढ़े। सदस्य का संख्या तो 4 ही रहा, तो 13 से मंत्रिमंडल 15 हुआ, ऐसे समझिएगा। इसका मतलब कि उस समय भी इस बात को ध्यान रखा गया कि हर जाति हर धर्म के लोगों को यह लगे कि इस सरकार में मेरी भागीदारी है। इसीलिए संविधान में नहीं लिखे जाने के बावजूद एक परंपरा है आज भी कि मंत्री बनाते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हर एक राज्यों से मंत्री बनाए जाएं, ताकि हर राज्य को के जनता को लगे कि इस केंद्रीय सरकार में हमारी भी भूमिका है। ठीक है, हाँ, कोई राज्य से ज्यादा और कम हो सकता है, परंतु प्रतिनिधित्व तो हर एक राज्यों को देने का प्रयास किया जाए। अब मान लीजिए कि 7 सिस्टर मिला करके भी अगर प्रतिनिधित्व तो हमारे पार्टी से 3 ही लोग जीत कर आएंगे, तब नहीं कहिएगा कि असम से 1, मिजोरम से 1, मेघालय से, तब कहेंगे नॉर्थ ईस्ट को हम रिप्रेजेंटेशन 1 देंगे। तो ये चीज होता है, ठीक है, उस समय भी ध्यान में रखा गया और आज भी इस बात को ध्यान में रखा जाता है। अब जरा जाने कि इस अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे। कारण जैसे ही माउंटबेटन योजना के बाद और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के बाद मुस्लिम लीग अपना बोरिया बिस्तरा समेट के पाकिस्तान जाएगा, तो ये 5 यहां क्या करेगा, तो फिर से रिस्ट्रक्चर होगा। इसीलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल आप पढ़ते हैं, आज आपको पढ़ा रहे हैं कैबिनेट मिशन के तहत बना हुआ प्रथम मंत्रिमंडल। इसलिए आज जो नाम बताएंगे विभाग, वो अगला फिर पढ़ाएंगे संविधान के निर्माण में स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, उनमें कई चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि किसी का विभाग बदला भी जा सकता है। तो अभी हेडिंग दीजिए अंतरिम सरकार, प्रथम लगाइएगा, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य क्रम संख्या, नाम, विभाग और वो उस समय किस पार्टी से रिलेटेड थे, किस दल को कितना प्रतिनिधित्व मिला। पहला, वेवेल अध्यक्ष, किसी दल से नहीं। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेश मामले, मतलब शुरुआती क्षणों में विदेश मंत्री अलग से नहीं होते थे, और जो कॉमनवेल्थ बनेगा उस कॉमनवेल्थ वाला चीज भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। पार्टी में कांग्रेस। तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह विभाग मिला और सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला। कांग्रेस। डॉक्टर जॉन मथाई, ये थे उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, इंडस्ट्री एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, कांग्रेस। सरदार बलदेव सिंह
सरदार बलदेव सिंह, रक्षा, कांग्रेस। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, शिक्षा। बस इस बात को जबरदस्त याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती राजगोपालचारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रथम अंतरिम सरकार में वे शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए थे। कोवरजी, होरमुजी भाभा, गाइड KH भाभा में निकल जाता है। कोवरजी, होरमुजी, बल्कि ये है होरमुस जी, होरमुस जी भाभा। ये है कार्य, खनन एवं बंदरगाह, कांग्रेस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि मंत्री। यही बार बार परीक्षा में आता है, कांग्रेस। अरुणा आसफ अली, रेलवे और परिवहन। कांग्रेस। अब जरा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा मिटाते हैं ऐसे। शिक्षा मंत्री तक जगजीवन राम, श्रम मंत्री, कांग्रेस। 11वां लियाकत अली खान, फाइनेंस। ये देखिए मुस्लिम लीग जो है यहां से इनके सदस्यों का अब शुरुआत हुआ। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अब सारे मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे। परीक्षा में ये नाम आप याद करके गए और हम क्या पूछे सो सुनिएगा। प्रथम अंतरिम सरकार में 10 मंत्री कांग्रेस से थे। गलत। अरे पहला बेबल किसी विभाग में नहीं था, 9 मंत्री कांग्रेस से थे। समझ गए? इसीलिए लिखा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि आप जितने व्यूअर हैं हमारे अभी, इनमें से 80% नहीं लिखे होंगे अपने कॉपी में। इसीलिए हम पुराने लोग आपके सामने मजबूत हैं कि हम लिख रहे हैं। 47 साल का आदमी जिसको कि अब परीक्षा नहीं देना है वो बैठकर लिख रहा है, और हम जानते हैं कि आप हाथ में हाथ ऐसे मुट्ठी धर के रामायण कथा सुन रहे हैं। यही है यूट्यूब का कहानी, जो आपको कहे कि बार बार कि अब मन भर गया, उसका कारण यही है। आपके हाथ में कलम है ही नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि हिंदी में कविता है कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार। आप दोनों में से कुछ नहीं उठा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ तलवार उठाने का मतलब है सीमा में जाकर लड़ने की बात, कि ना सेना में जाना चाह रहे हैं, चाहते हैं 2 बेडरूम फ्लैट, एक बढ़िया सा एयर कंडीशन लग जाए, एक गाड़ी मिल जाए, पॉकेट में मोबाइल हो, काम चल जाए अपना। तो ध्यान रखिएगा, ना आप कलम उठा पा रहे हैं ना तलवार उठा पा रहे हैं। तो लिखने का हैबिट डालिए, लिखने वाला आदमी परफेक्ट होता है। अब आइए 12वां, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। इसको जो है IS चुंदरीगर से लोग काम चला लेता है। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर
वाणिज्य मुस्लिम लीग। 13वां अब्दुल रब निसार। अब्दुल रब निसार संचार। खाली देखते जाइएगा, सारा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये लोग मांग रहा है। मुस्लिम लीग। जोगेंद्र नाथ मंडल, कायदा विधि लॉ मुस्लिम लीग। गजानफर अली खां। गजानफर अली खां स्वास्थ्य मुस्लिम लीग। ये था पहले मंत्रिमंडल के अंतर्गत शामिल लोग। अब सुनिएगा, इतने नाम पर हम आपको प्रश्न बना के दे रहे हैं, सबको नहीं याद करना है। कहेगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनी थी, उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, या निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। पहला, अंतरिम सरकार के गठन के समय से ही कुल 15 सदस्य थे, जबकि 13 लिखाए थे, बाद में 15 हुए। दूसरा, अंतरिम सरकार में देखिए क्या लिखे हैं, अंतरिम सरकार में किसी भी अंग्रेज को शामिल नहीं किया गया था। अंतरिम सरकार में किसी भी ब्रिटिशरों को शामिल नहीं किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। बेबेल ही अध्यक्ष है उस सरकार का, इसलिए शामिल किया गया था। और अंतरिम सरकार में सिर्फ 2 दल के लोग शामिल हुए थे। देख लीजिए, या तो कांग्रेस या तो मुस्लिम लीग। इसलिए ये चार्ट पढ़ना जरूरी है। जो बार बार कह रहे हैं ना कि पढ़ने में समय लगाइए, ऐसे भी 3 बरस तक परीक्षा देके फेले होता है आदमी, उससे अच्छा है कि 2 साल कंसंट्रेशन से पढ़ के पास हो जाइए, 1 साल बच जाएगा। तो ये जो है ये इस तरह से पढ़े थे। अब इस पर अपने संविधान के जो मेन एक्सपर्ट आदमी थे बाबा साहब अंबेडकर, उनका एक स्टेटमेंट बेहतरीन आया और उसको अपने जानेंगे। बोले क्या कि यह एक देश की सरकार है। देखिए कितना बढ़िया बात बोले हैं। यह एक देश की सरकार है जिसको 2 राष्ट्र चला रहा है। माने या तो मुस्लिम लीग चला रहा है जो डिमांड कर रहा है कि हमको पाकिस्तान बना दो, या तो केवल कांग्रेस चला रहा है जो पाकिस्तान, कांग्रेस कभी कहा कि नहीं मेरा भी कुछ सदस्य पाकिस्तान चला जाएगा, जो हिंदुस्तान की बात कर रहा है। वो कभी नहीं कहा कि मेरा मेंबर वहां चला जाएगा। या पाकिस्तान बनने के बाद कांग्रेस पार्टी का आधार तो पाकिस्तान में भी था 1935 के चुनाव में, तो क्यों नहीं वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिखाई दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहां भी चुनाव लड़ती। यानी कांग्रेस को हिंदुस्तान था, 2 नेशन थ्योरी तो ये भी लेके चल रहे थे। अब मुस्लिम लीग को पाकिस्तान था। यानी यह एक देश की सरकार थी जिसको 2 राष्ट्र चला रहे थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहे। लिख लीजिए स्टेटमेंट, यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक घंटा से ज्यादा लगा केवल कैबिनेट मिशन में, और अब 45 मिनट में दोनों खत्म, क्योंकि माउंटबेटन योजना को ही मोटा मोटी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में स्वीकार किया है। तो अब हम लोग
कैबिनेट मिशन को तो मिटा दें, अब हम लोग पहला दिन जो लोग पढ़े थे उन चार्ट को याद करिए। संविधान का निर्माण 1947 से 50 हेडिंग था, और उसके अंदर माउंटबेटन योजना, उसके अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और उसके अंदर संविधान का निर्माण। लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो पहला लिखिए माउंटबेटन योजना। नाइनटीन 47। सबसे पहले ये प्रस्तुत कब किया गया था? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था। तो लिखिए 3 जून 1947 को यह योजना प्रस्तुत किया गया था। अब इसके अंदर प्रावधान क्या क्या थे? लिखिए प्रावधान। प्रावधान के पहले 2 मिनट आपके साथ, 2 मिनट तो बड़ा होता है, 10 सेकेंड आपके साथ चर्चा करेंगे। कल हमने कहा था कि YouTube पर अब मन भर रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग किसी और प्लेटफॉर्म की ओर चले जाएं। तो आज उस पर थोड़ा सा और आपको प्रकाश डाल देते हैं कि हो सकता है कि ये सप्ताह के अंत आते आते या गुरुवार शुक्रवार, आप तो जानते हैं कि हम पहले फुल ट्रायल कर ले लेते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं। तो फिर जो है विश्वास एजुकेशन पे क्लास आपको उसके ऐप के थ्रू मिलेगा। तो विश्वास एजुकेशन के ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। हो सकता है, अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, खाली आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो विश्वास एजुकेशन .com करके जो अपना विश्वास हाइफन विश्वास हाइफन एजुकेशन करके जो अपना वेबसाइट है, अभी जाइएगा तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसके इस वेबसाइट के माध्यम से प्रचार जाएगा, और उसके बाद इसमें जो बच्चे इनरोल होंगे उनको जो है ये इस ऐप के थ्रू क्लास मिलेगा। और उसके बाद फिर उस ऐप में नाना प्रकार के प्लान हैं, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो YouTube पर आने का बस एक ही मकसद था, आज आपको दिल से बताते हैं कि जिस तरह से ये स्मार्ट बोर्ड में पहले से जो है पिक्चर डाल डाल के, टेबल डाल डाल के खाली जो है अभिनेता बनने का प्रयास टीचर कर रहा था, उनको इस सिंपल कलम और इस सिंपल बोर्ड के माध्यम से चुनौती दी है कि जानकारी जानकारी होता है। नॉलेज को आप नहीं दबा पाएंगे, कितना भी टेक्नोलॉजी आप लेके आ जाइए। पीछे से गाना बजा लीजिए न पढ़ाते इसमें, अरे हम क्या सिनेमा वाला है कि गाना गाने आए हैं? हम एक शिक्षाविद हैं, हम पढ़ाने आए हैं। उसमें हमारे अंदर क्या है इस चीज को देखना है। इसीलिए इतिहास भी पढ़ाए, करंट भी पढ़ाए, पॉलिटी भी पढ़ाए, जाते जाते साइंस टेक भी पढ़ा के जाएंगे, और हो सकता है कि अंतिम दिन भूगोल पढ़ा के जाएंगे। तो क्या कहते हैं, ये दिखा के जाएंगे कि एक टीचर के पास इतना इंफॉर्मेशन होता है। और कभी कभी अच्छा भी लगता है, YouTube पर आए जो अंदर से अच्छा लगा। आज हमारे बिहार से एक बच्ची हमको, आप तो जानते हैं कि हम स्टूडेंट को अपना बेटा बेटी जैसा मानते हैं, तो एक बच्ची हमको व्हाट्सएप की कि सर प्लीज ऐड मी, नाम तो हम कभी नहीं बताते हैं। तो हम लिखे कि सेंड योर नेम, सिटी, ये सब। तो वो बच्ची अपना नाम लिखी, तो उसमें बिहार और शहर का नाम लिखी। तो उसको हम उस ग्रुप में डाले, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है। डालने के बाद जीवन में पहली बार, और एक बच्चा भी समझिए वो बिहार से ही था, वो भी थोड़ी देर बाद वो बच्ची अपने सिस्टर का भी नंबर भेजी। बाद में पता चला कि सर इसको भी ऐड करिए। तो
लाइफ में पहली बार सोचे कि एक प्रचार करते हैं, तो हम उस बच्ची को और उस बच्चे को जो है अपना जो YouTube का कल वाला क्लास था वो भेजे। जिंदगी में पहली बार ये काम किए थे, वरना ग्रुप में डालते थे इंडिविजुअल। आप भेजे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या जवाब आया जानते हैं? सब्सक्राइब कर लिए हैं, हम तो फर्स्ट डे से आपका क्लास देख रहे हैं। जानते हैं सर इतने भावुक हो गए आपके कि समझ लीजिए कि हम 1 करोड़ रुपया कमा लिए। बस इतना ही समझिएगा। मेरा जो है आत्मा पुलकित हो गया कि नहीं, आज भी इस कलम में वो ताकत है कि हो सकता है जी कि कई लड़के को नहीं पसंद आए, लेकिन एक वर्ग है जिसको कि क्वालिटी के दम पे बांधा जा सकता है। तो समझिएगा कि उस बच्ची को अगर वो देख रही हो तो हम उसको अंदर से आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो हमको और वो बच्चे को भी अंदर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अगर IAS बनोगी तो उस वक्त हमको जरूर एक बार मैसेज करना कि हाँ सर हम बन गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जरा माउंटबेटन योजना के तहत प्रावधान, तब पहला लिखिए, भारत का विभाजन भारत संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। भारत का विभाजन भारत संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। अब जरा सुनिएगा, समस्या दोनों तरफ एक एक जगह था, जहां कि जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो था, जरा पलट के देख लीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सबसे कम लोग चुनकर आए थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोग क्या चाहते थे ये मालूम नहीं, लेकिन उसके चुने हुए प्रतिनिधि माना कि कंफ्यूज थे कि कहां जाना है। और उसी तरह असम का जो सिलहट था, वहां हिंदू मुस्लिमों की आबादी बराबर थी जिला, तो वहां से चुने हुए प्रतिनिधियों की बात कैसे मान लें, क्योंकि वो अगर हिंदू होगा तो कहेगा भारत में रहेंगे, प्रतिनिधि है वो तो अपना लाभ दिखेगा, और मुस्लिम होगा तो कहेगा पाकिस्तान में जाएंगे। इसीलिए इसमें कहा गया कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करा करके जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहता है। लिखिए इस चीज को, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। अब देख लीजिए, सिंध की भी स्थिति भारत पाकिस्तान के वो सीमा पे है, किधर जाना चाहता है, तो वो 2-3 लोग जो चुनकर आए हैं उससे नहीं तय कराना है। इसलिए सिंध में कहा कि उनकी विधानसभा वोट देगी कि वो किधर रहना चाहता है। लिखिए इस चीज को, सिंध प्रांत की विधानसभा को वोट के द्वारा यह निश्चित करना था कि वह किसके साथ रहेगा। अब प्रॉब्लम कहां है तो ये देखिए, पंजाब में इधर सिख और पंजाब में इधर पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम, तो वैसे ही बंगाल में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, तो उधर मुस्लिम ज्यादा, इधर हिंदू ज्यादा। तो इन दोनों राज्यों में ये समस्या है। तो दोनों राज्यों के विधानसभा में दोनों के प्रतिनिधियों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और उनसे मंतव्य लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो हिंदू प्रतिनिधियों का मंतव्य, मुस्लिम प्रतिनिधियों का मंतव्य, फिर दोनों मिला के देखते हैं कि क्या होना चाहिए एक रैशनल। ये सोचा माउंटबेटन। तो लिखिए इसको, उसका बड़ाई नहीं करना है, वो ये सब खाली अपने को लड़ाने के लिए किया है। वो जानता है कि यहाँ का सिख समुदाय कहेगा भारत में रहेंगे, यहाँ का जो है मुस्लिम समुदाय कहेगा हम पाकिस्तान जाएंगे। उसमें सांप्रदायिकता के कारण
और यहाँ के सिख समुदाय से पूछ लेते तो वो कहता हम भारत में रहेंगे, यहाँ के मुस्लिम समुदाय से पूछ लेते तो कहता हम उधर चले जाएंगे। इसलिए वो हमको उलझाना चाह रहा है, बड़ाई नहीं कर रहे हैं माउंटबेटन का हम आपके सामने, लेकिन वह यह कूटनीति लेकर आया। लिखिए तो, बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिले के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की बैठक अलग अलग बुलाई जाए। और उसके बाद जितने क्षेत्र को पाकिस्तान बनाना है, तो इतने क्षेत्र में से जितने लोग संविधान सभा में चुनकर आए थे, उस संविधान सभा को पाकिस्तान का संविधान सभा कह दीजिए और इस संविधान सभा को भारत का संविधान सभा कह दीजिए। अब जरा बताइए कि ये जो दो चार अंग्रेज उपनिवेशवादी थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर या जो कह लीजिए, भारत को संविधान बनाने में इतना लेट लग गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन रह गया, अब भाई ये सब गिनती में क्यों गिन रहे? इस समय जरा बताइए, एक संविधान सभा संविधान बना रही है, कि देश आजाद नहीं हुआ है तो जो अंग्रेज चाहेगा वो करना होगा, कि संविधान सभा को कहेगा होल्ड पे रहो, अब पहले 2 भाग में बटेगा, विभाजन होगा तब, और आप अपना मीटर चालू रखे हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन। बस यही समस्या है। लिखिए इस चीज को, संविधान सभा को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। क्या कहा अगला, कि दोनों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। लिखिए, दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया गया। यानी हमको माउंटबेटन योजना आजादी देने के लिए तैयार नहीं था। डोमिनियन स्टेट का शुद्ध हिंदी होता है स्वराज उपनिवेश या स्वशासन वाला उपनिवेश। यानी ये कि हम ज्यादा से ज्यादा बहुत स्वतंत्र होते तो ऑस्ट्रेलिया वाली स्थिति में आज होते, कि हमारे देश में जो कानून बन रहा है उस कानून पर अंतिम हस्ताक्षर ब्रिटेन की महारानी कर रही हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब ही यही होता है कि आप सब मामलों में स्वतंत्र हैं, लेकिन जो उपनिवेश था उसका आप पर अधिकार है ही, उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेट। तो ये अंग्रेज हमको दे रहा था माउंटबेटन योजना में, ठीक है। लेकिन जब आप आगे की चीज को और पढ़ेंगे ना, तब पता लग जाएगा कि संविधान सभा जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ही कैंसिल कर दिया, जब पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कि वो क्या क्या काम किया, तो जब उसको ही कैंसिल कर दिया तो उसमें डोमिनियन स्टेट लिखे कि उसमें कॉलोनी लिखे, क्या फर्क पड़ता है? जब वो एक्ट ही कैंसिल हो गया तो हमारे उनके बीच तो कोई संधि ही नहीं रही, अब उसको जो लिखना है लिखे। तो इसलिए गुस्साइएगा नहीं, ये वो बना के दे रहा है, हम स्वीकार करेंगे तो ना। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। अगला लिखिए, अब देसी रियासत कहां जाएंगे, डाल दिया अपना माउंटबेटन। कहा कि जिनको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाए, जिनको भारत रहना है भारत में रहे, जिनको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र में रहे। तो हो गया कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद प्रॉब्लम। लिखिए इस चीज को, देसी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वे भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं अथवा स्वतंत्र रहे।
देख लीजिए 10 मिनट में माउंटबेटन योजना खत्म। जिसको समय देना है ना उसको समय देके पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा समय देंगे क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट। माउंटबेटन योजना इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि उस योजना को स्वीकार ही नहीं करता अगर ब्रिटेन का संसद, तब क्या होता? लिखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, तब प्रावधान पढ़ेंगे। लिखिए, माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, यही पूछता है बार बार कि जिस समय यह अधिनियम पास हुआ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली ने इस विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया, ब्रिटेन के संसद के निचले सदन में पेश किया। फिर लिखिए 15 जुलाई, यानी देखिए इतना डिस्कशन हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे पारित कर दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे पारित कर दिया। सोलह जुलाई 1947 को, बस एक दिन के अंदर वहां का राज्यसभा इसको पास कर दिया। 16 जुलाई 1947 को इसे, ओके, बीच में थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम था और वो तो अपने हाथ में है नहीं, वो तो जो चलाता है उसी के हाथ में। कुछ नहीं बोले हैं, हम चुपचाप खड़े थे, चिंता नहीं करिएगा। तो अब यहां से फिर से शुरू करते हैं, एकदम शांति से दोनों हाथ मोड़ के बिहारी स्टाइल में खड़े थे, चिंता नहीं करिएगा। अब आगे शुरू करते हैं। लिखिए, 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अंतिम रूप से कब जो है लागू हुआ, अब भारत आजाद हुआ नहीं, यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 18 जुलाई 1947। अब देखें इसमें प्रावधान क्या क्या था। लिखिए, प्रावधान देखिए, दिया तो वो हमको डोमिनियन स्टेट ही था फिर, लेकिन हम जब कैंसिल ही कर दिए, क्या कहते हैं, संविधान बनाने के बाद, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तुम कुछ भी दो, क्या फर्क पड़ता है? बेसिक बात है कि भाई आजादी दे दो, बस यहां से जाओ और ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया का इंडिया है, उसको अपने हिसाब से शासन करने दो। तो लिखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाएगी। दूसरा, प्रत्येक डोमिनियन स्टेट के लिए, माने माउंटबेटन अगर अपने थे वायसराय या गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा कि वायसराय बोलते बोलते चक्रवर्ती राजगोपालचारी को फिर से गवर्नर जनरल कहने लगते हैं, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो सब पढ़ाएंगे, चैप्टर आगे आने दीजिए। तो लिखिए, प्रत्येक नए डोमिनियन स्टेट के लिए दो पृथक, माने सेपरेट, अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। डोमिनियन स्टेट के दो पृथक गवर्नर जनरल होंगे। फिर लिखिए, हमको दूसरे से क्या मतलब है, अपने पढ़े आप।
लिखिए, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री कह दिया। लिखिए, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब पाकिस्तान में जिन्ना कहा कि नहीं हम ही गवर्नर जनरल रहेंगे, तब बनो होशियार, आज तक देख ही रहे हो देश लुढ़क लुढ़क के चल रहा है। तो लिखिए इस चीज को, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला, ब्रिटिश क्राउन का देशी रियासतों पर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। मतलब देशी रियासत पे ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व नहीं रहेगा, यानी यहां पे तो रहेगा ऐसा लग रहा है, प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। तथा अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्या करेगा? तो लिखिए, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद समाप्त कर दिया गया। अब पंजाब और बंगाल में भारत की सीमा का निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए एक आयोग बनाना होगा। तो लिखिए, पंजाब और बंगाल में सीमा के निर्धारण के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया। एक आयोग का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। आप जरा बताइएगा, जिसको एक्ट मालूम है उसको कभी दिक्कत आएगा कि भारत और पाकिस्तान के सीमा का विभाग का निर्धारण कौन किया था, क्यों इसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं? तो आपके एक्ट में लिखा हुआ है। अब लिखिए, इसके अध्यक्ष न बने ये, इसमें कांग्रेस के 2 सदस्य और मुस्लिम लीग के 2 सदस्य बने। कितना बढ़िया बनाया है, देख रहे हैं कि तुम दोनों बराबरी में वोटिंग करना हमेशा किसी मुद्दे पर, फिर हम जिसमें टिक मारेंगे वो फाइनल होगा। लिख लीजिए, इस आयोग में 2 कांग्रेस के सदस्य और 2 मुस्लिम लीग के सदस्य को रखा गया। सबसे बड़ा जो इसमें वो लिखा, जिसका सहारा लेकर के हमारी संविधान सभा सबसे पहले इस एक्ट और 1935 दोनों एक्ट को समाप्त किया। कहा कि अब जो है, पहले कहा कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब इसको भारतीय संविधान सभा कहा जाएगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा कहा कि यह संविधान सभा एक ऑटोनोमस बॉडी होगी। ऑटोनोमस शब्द यूज किया, इसका मतलब संविधान सभा जो निर्णय लेगा अब उस पर ब्रिटिश क्राउन का कुछ नहीं चलेगा। बस उसी के तहत हमने निर्णय लिया कि 1935 का एक्ट भी कैंसिल, और अपना जब सब संविधान बना लिए तो 1947 का एक्ट भी कैंसिल। जब एक्ट ही कैंसिल तो डोमिनियन स्टेट क्या है? जाओ पाकिस्तान से पूछो को कैंसिल किया है कि नहीं किया, हमको क्या मतलब है। लिखिए इस चीज को, तीनों लाइन। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया। फिर लिखिए, अब इसे भारतीय संविधान सभा कहा जाने लगा, जिसमें 299 मेंबर थे। टोटल कितने पढ़े थे पहले? 389। 90 लोग जो है उधर चले गए। फिर लिखिए,
संविधान सभा को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया, स्वायत्त निकाय बनाया गया। बस अंतिम 2 लाइन और इस एक्ट का पढ़ेंगे। कहा क्या कि संविधान सभा का यह अधिकार होगा। अब यहां से जो देश चलेगा, जरा समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हो गया, 26 जनवरी 1950 के बीच जो है संविधान बनने तक इस देश में कानून का निर्माण कौन करेगा, संसद की भूमिका में कौन होगा। एक्ट तो है 1935 के तहत आप कानून बनाइए, लेकिन कानून कौन बनाएगा, क्योंकि अब ना तो वायसराय की कार्यकारिणी है, अब तो वो मंत्री हैं, और अब ना ही केंद्रीय विधानमंडल है, क्योंकि अब संविधान सभा है। तो यह संविधान सभा को ही अधिकार दिया गया कि इस बीच में जो है आप संसद की भी भूमिका में रहेंगे। जो पूछे कि संविधान बनाने में इतना देर क्यों लगा, उसको यही समझाइए कि हमारी संविधान सभा केवल संविधान बनाने ही नहीं बैठी थी, वह संसद के रूप में भी काम करती थी, और हफ्ते के 3 दिन वह संविधान सभा के रूप में बैठती थी, जिसमें वह संविधान बनाती थी, और हफ्ते के 3 दिन जो है वह पार्लियामेंट की तरह बैठती थी, जिसमें शून्यकाल, प्रश्नकाल, क्या कहते हैं, ये बिल पर चर्चा सब होता था। तो क्या देख रहे हैं, व्यवस्थित नहीं था उतना, लेकिन वो ऐसे बैठती थी 3 दिनों तक। तो ध्यान रखिएगा। एक और आज आपको यक्ष प्रश्न बता रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब फिर पढ़ते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। तो जिस दिन संविधान सभा, ये देखिए चित्र के साथ, जिस दिन संविधान सभा संसद के रूप में बैठेगी, ये देखिए, जिस दिन संविधान सभा संसद के रूप में बैठेगी, उस दिन राजेंद्र बाबू कहां बैठेंगे, उस दिन राजेंद्र बाबू यहां कैसे बैठेंगे, क्योंकि वो हैं कृषि मंत्री। उस दिन राजेंद्र बाबू या तो यहां बैठेंगे, या तो मंत्री ज्यादा से ज्यादा यहां बैठते हैं, अगर हायरार्की के हिसाब से, तो यहां बैठेंगे। क्यों? क्योंकि कृषि मंत्री के रूप में अगर किसी विपक्षी दल को अध्यक्ष के माध्यम से ये सवाल पूछना हो इनसे कि बताइए एग्रीकल्चर के विकास के लिए आप क्या किए, तो अगर राजेंद्र बाबू यहां बैठेंगे तो यहां अध्यक्ष से सवाल नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि जिस दिन संविधान सभा, सुनिएगा, संसद के विधायिका के रूप में बैठती थी, उस दिन अध्यक्ष कौन होता था, क्योंकि वो तो यहां आ जाते थे। उस दिन गणेश वासुदेव मावलंकर जी को ही अध्यक्षता मिलता था। इसीलिए संविधान बनने के बाद अपना सब कुछ स्मूथली चला। उनको कितना साल ट्रेनिंग मिल गया अध्यक्ष बनने का। जब वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने तो वो काम तो वो पहले ही कर चुके थे। इसलिए उनको ना तो किसी सदस्य को टाइम देने में कोई हिचकिचाहट होती होगी, विपक्षी दल का नेता चुनने में देर लगेगा, क्योंकि वो सब कुछ जो है उस चीज को चलाए थे। तो बताइए, तो हफ्ता में 3 दिन में संविधान बनाते थे, और लेके आप बैठे हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे लिखिए। तो संविधान सभा को यह अधिकार दिया गया, संविधान सभा को यह अधिकार दिया गया कि वह ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए, बस इसी पर हम पलट दिए दोनों एक्ट, भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकती है या रद्द कर सकती है। पॉलिटी के, तोमर सर के पॉलिटी के पिटारे में ये जस्ट जो है ना, एक आपको डेमो दिए हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी तो कुछ नहीं पढ़े आप। जैसे ही आर्टिकल 1 में आएंगे ना, आपको लगेगा कि हम कुछ सम्मोहन की स्थिति में आ गए हैं। हम नहीं करेंगे, संविधान के साथ सम्मोहित होना है और एक एक आर्टिकल को समझना है कि वो क्या कहता है। तो इस चीज को जो है इस तरीके से पढ़ाएंगे, यानी आपके सामने जब प्रश्न आएगा ना, तो आप कहेंगे कि मैं क्लियर कट समझ रहा हूं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अब अंतिम लाइन लिखिए, नए संविधान के निर्माण तक, आखिर तब तक देश कैसे चलेगा
लिखिए, नए संविधान के निर्माण तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलाया जाएगा। अब लास्ट एक चार्ट पढ़ेंगे तभी 2 घंटा पूरा होगा। अब स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल, उसमें तो मुस्लिम लीग जिन्ना जी गए अपना यहां से, तो अब उसमें कौन कौन लोग आए उसको देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए स्वतंत्रता के पश्चात, इसलिए परीक्षा में ये 2 शब्द जरूर पढ़िएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित भारत की प्रथम अंतरिम सरकार, तो वो लिस्ट ध्यान दीजिएगा। और जब कहे स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम अंतरिम सरकार, देख लीजिए यहां भी प्रथम यूज करेगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात, और नहीं तो कहेगा द्वितीय अंतरिम सरकार। कम कहता है क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा। हेडिंग दीजिए स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल या प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल। अब इसमें पार्टी उटी नहीं, क्रम संख्या, नाम और विभाग, इनको कौन सा विभाग दिया गया। देखिए, अब वायसराय नहीं होंगे क्योंकि वायसराय तो गवर्नर जनरल हो गए ना, अब तो वो राष्ट्रपति हो गए, इसलिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री आएंगे। तो लिखिए जवाहरलाल नेहरू। लिखिए प्रधानमंत्री विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल, और सुनिएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक, तब पहला चैप्टर यही पढ़ाएंगे कि भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास। उसको हम 4 भागों में बांट करके आपको पढ़ाएंगे। पहला होगा, मतलब अपने ऐप पे जाने के पहले वो भी यूट्यूब पर एक पढ़ा के ही जाएंगे, साइंस एंड टेक। पहला होगा प्राचीन भारत में हमने विज्ञान टेक्नोलॉजी में क्या क्या विकास किया। फिर पढ़ेंगे मध्यकाल में क्यों अवरुद्ध हो गया और कितना कम किया। उसके बाद आधुनिक भारत में जो अंग्रेज अपने हितों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने हितों के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास किया वो क्या है। और अब जो है वैज्ञानिक विकास जो होगा इस बीच में, आजादी से लेकर के आज तक, उसमें हमने क्या क्या किया। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, सुनिएगा 1948 में आपको लिखाएंगे कि 1948 में, सुनिएगा अब क्या कहिएगा, संविधान सभा में नहीं, उस दिन वो संसद था, तो संसद में वैज्ञानिक क्या कहते हैं संकल्प पेश किए थे, और उस संकल्प में वो क्या क्या कहे थे उसको हम लोग डिटेल समझेंगे। क्यों किए थे? क्योंकि यह विभाग उनके अंदर था। आज का चैप्टर ये याद होगा तो साइंस टेक में उसको आपको रिलेट कर पाइएगा। तो लिखिए वैज्ञानिक शोध। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह, सूचना एवं प्रसारण। सूचना एवं प्रसारण। कई बार जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक मन में दुख भी होता है, और हम क्लास में बोलते हैं कि काश पटेल साहब को कुछ और दिन मौका मिला होता एक गृह मंत्री के रूप में काम करने के लिए, तो हमारे लौह पुरुष इस भारत को और बेहतरीन बना के जाते। लेकिन अब सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, तो सरदार पटेल साहब को ज्यादा मौका नहीं मिला, उनका निधन हो गया।
तो ये जब लिखते हैं तब अंदर से थोड़ा सा तकलीफ होता है कि काश अगर वो भी जो है 62-64 तक अपने देश के गृह मंत्री रहे होते तो शायद आज देश का दिशा और दशा कुछ और होता। तो चलिए आगे देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देख लीजिए यही प्रश्न आपको दे देगा प्रश्न में कि प्रथम अंतरिम सरकार में निम्न में से किस व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था जिन्हें स्वतंत्रता के पश्चात के अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जब भी बाबा साहब का नाम आएगा तो बिना सोचे लिखना है कि ये लॉ मिनिस्टर ही होंगे। इतने जानकार आदमी कानून के जो संविधान बनाए उनको लॉ मिनिस्टर से नीचे ऊपर बनाया जा सकता है, नीचे तो नहीं ही बना सकते। चलिए तीसरा चौथा लिखिए, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। देखिए जिनके मंत्रालय में चेंज नहीं होगा वो प्रश्न परीक्षा में कम आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हल्का सा चेंज आया है, उसमें वो कृषि मंत्री थे, इसमें ये कृषि एवं खाद्य मंत्री है, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, देखिए जरा सा, यहां पर चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे शिक्षा मंत्री, उनको जो है जब आप बना देंगे माउंटबेटन के बाद जो है वो तो तय पहले ही हो गया होगा ना, तो आप उनको जब शिक्षा मंत्रालय से निकालेंगे तो यहां और उनको बना देंगे आप गवर्नर, तो यहां पर ये पद खाली हो गया। जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बाबू जगजीवन राम, श्रम मंत्री, श्रम मंत्री। नौमा, 16 मंत्री हैं टोटल इसमें प्रधानमंत्री के साथ। कोवरजी, हरमुसजी, भाभा, कोवरजी, हरमुसजी, भाभा, KH भाभा वाणिज्य मंत्री। देखिए इनका भी विभाग बदला क्योंकि वाणिज्य मंत्री पहले मुस्लिम लीग के हाथ में था तो उधर चला गया। फिर लिखिए रफी अहमद किदवई, देखिए सरदार पटेल साहब सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, ये हैं संचार मंत्री, टेलीफोन समझना है, संचार मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर, पहली महिला मंत्री, ऐसे प्रश्न आता है। स्वास्थ्य मंत्री। सर रामासामी कंडासामी सन्मुख शेट्टी, सर रामास्वामी कंडास्वामी सन्मुख शेट्टी, ऐसे कह देगा। RKS शेट्टी वित्त मंत्री, यहां ना कर दीजिएगा, सन्मुख शेट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखिए मुखर्जी साहब भी PhD थे, यानी मंत्रिमंडल में एकदम समझ लीजिए कि उच्च स्तर के लोग थे, चाहे वो किन्हीं को भी शामिल किया गया। लिखिए ये थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, ये भी बदला,
ध्यान रखिएगा, नरहर विष्णु गाडगिल, नरहर विष्णु गाडगिल, ये थे कार्य, खनन एवं बंदरगाह, वर्क, माइंस एंड पोर्ट मिनिस्टर। अब वहां आपको एनवी गाडगिल लिख करके शॉर्ट में चला जाएगा। अब लिखिए नरसिम्हा गोपाला स्वामी आयंगर, नरसिम्हा गोपाला स्वामी आयंगर, एनजी आयंगर लिख के निकल जाता है। ये थे वित्त, नहीं एक मिनट, सॉरी वित्त तो हो गया, ये है बिना विभाग के मंत्री। याद करिएगा, जब आपको संसदीय सचिव पढ़ाएंगे तो यही बताएंगे कि ये बिना विभाग के मंत्री थे, होते हैं। फिर लिखिए मोहनलाल सक्सेना, बिना विभाग के मंत्री। अब जिनका पोर्टफोलियो बदला वो याद रखिएगा, बाबा साहब अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो नए लोग आए उनको याद रखिएगा। और ये दो बिना विभाग के मंत्री थे, उनको याद, इनको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला। और इसी को जब आप आगे पढ़िएगा तो आप पढ़ेंगे संसदीय सचिव, जिनको कि हम कहते हैं कि ये बिना विभाग के मंत्री होते हैं, इनको कोई विभाग नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से एक मैराथन क्लास के द्वारा अपना संविधान का संवैधानिक विकास खत्म हुआ। अब कल तो हम फिर से हिस्ट्री पे ही लौटेंगे, लेकिन उसी में बीच में बिना नाम और तारीख का जो बिल होता है लोकसभा में, बीच में कोई एक जो है करंट का टॉपिक आ जाएगा, और साइंस टेक का एक टॉपिक पढ़ा के ही फिर हो सकता है कि हम अपने किसी ऐप पे जा करके और फिर वहां क्लास लें। तो एक बार फिर हम अपने क्लास के विद्यार्थी या हमारे जो व्यूअर हैं उन सबको धन्यवाद दूंगा। कल क्लास है, चिंता नहीं करिएगा, उनको धन्यवाद दूंगा। हम आपको हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से कर रहे हैं कि हम आपको जिस सीमित संसाधनों में पढ़ाए, जिसमें ना कोई बोर्ड ना कुछ था, फिर भी आप इतने लोग हमको समर्थन दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।